आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे जालक एंथैल्पी। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। जालक एंथैल्पी को इंग्लिश में लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जालक का मतलब जैसे मकड़ी का जाला, तो वो स्थित होगी। तो जो हमारे पास परमाणु होते हैं, तो जो अणु बनते हैं उनमें जो आबंध होते हैं वो एक जाल की तरह बिछे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जालक शब्द यूज किया गया है। तो देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह बात कि एक आयनिक यौगिक, ध्यान दीजिए, जो उस तरह की चीजें हो उसको हाईलाइट कर लिया करिए। आयनिक यौगिक कह रहा है, ध्यान दीजिए, यौगिक आयनिक होना चाहिए। जैसे जब आबंध एंथैल्पी की बात हो रही थी, बांड एंथैल्पी की, तो उसमें बार बार ये शब्द आ रहा था कि सहसंयोजक आबंध, यानी कोवैलेंट बांड की बात हो रही थी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जालक एंथैल्पी की जब बात करेंगे तो आयनिक यौगिक होना चाहिए। तो एक आयनिक यौगिक का मतलब जैसे NaCl है, तो पानी में डाल दें तो Na+ और Cl- आयन बना लेता है। तो यौगिक ऐसा होना चाहिए जो आयन बना ले, तो उसी की जालक एंथैल्पी की हम लोग बात करेंगे। तो एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मोल, फिर देखिए एक मोल आ गया, आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। आयनिक यौगिक होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो जब आयनों में वियोजित होता है तो जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको जालक एंथैल्पी कहते हैं। देखिए हर जगह एंथैल्पी परिवर्तन की ही बात की जा रही है, तो ये बात हमको ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए 298 केल्विन पर मुक्त एकल आबंधों के औसत एंथैल्पी मान किलो जूल प्रति मोल में। तो इन सब चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। जो जो NCERT में क्वेश्चन लगाते समय ना मिले उसी को याद कर लेना। ये बहुआबंधी एंथैल्पी मान है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एकल आबंध वाले लिए गए हैं, यहाँ पर मल्टीपल बांड वाले यानी बहुआबंध वाले। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे नोट करें कह रहा है, तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि चूंकि जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कि चूंकि जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक एंथैल्पी आरेख बनाते हैं, इसे वान हेबर चक्र कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि इस चक्र को क्या कहते हैं, वार्न हेबर। तो जालक एंथैल्पी को डायरेक्ट प्रैक्टिकल द्वारा ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं, यानी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जहां एक एंथैल्पी आरेख बनाते हैं जिसे बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं, बॉर्न हेबर चक्र कहते हैं। चित्र 6.9 में इसको दिखाया गया है। ये चित्र को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये NaCl है, NaCl सॉलिड है, ठोस, और यहाँ पर देखिए Na+ गैस अवस्था में और Cl- गैस अवस्था में बने। देखिए यहाँ माइनस लिखना भूल गया, तो इसको ध्यान दीजिए, माइनस होगा। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो इसको समझने का आप लोग प्रयास करें।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आइए हम निम्नलिखित पदों में Na+Cl- की जालक एंथैल्पी की गणना करते हैं विभिन्न पदों में। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, Na सॉलिड है, इससे Na गैस बन रही है। जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सोडियम धातु है, इसका जो है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन हो रहा है। तो कितनी ऊष्मा हमको प्राप्त होती है, ऊष्मा हमको प्राप्त नहीं होती, देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है। धनात्मक का मतलब निकाय की ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। तो निकाय की ऊष्मा में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि वातावरण से निकाय में ऊर्जा जा रही है या ऊष्मा जा रही है। तो इसका मतलब कि इतना हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये ध्यान देना है। निकल नहीं रही, देनी पड़ रही है। तो सोडियम सॉलिड जो है, इसको गैस में बदलने के लिए सोडियम धातु का ऊर्ध्वपातन होने पर डेल्टा सब्लिमेशन H0 कह रहा है तो 108.4 किलो जूल प्रति मोल है। अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि Na गैस। अब देखिए एक एक स्टेप देखिए, तब इसके बाद समझ में आएगा कि पहले हमने ठोस को गैस बनाया, अब गैस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि गैसीय अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो जब Na गैस बन गई तो अब इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na गैस हमारी Na+ बन जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये धनावेशित हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये भी गैसीय अवस्था में, इलेक्ट्रॉन भी गैसीय अवस्था में। तो सोडियम परमाणु का आयनन हो गया, आयन बन गया, क्योंकि Na+। अब आयन बोलेंगे। और कितना एंथैल्पी लगी, 496 किलो जूल प्रति मोल। तो डेल्टा IH0 है, यानी आयनन की एंथैल्पी है। देखिए लिखा है आयनन एंथैल्पी। ये क्या है, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी है। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ Na की तो बात हो गई, अब Cl की बात करें। तो Cl हमारा गैस है, तो 1 मोल ही लेना है, ध्यान देना है। देखिए सब जगह 1 मोल। तो ये Cl2 है, तो इसको आधा कर दिया, यानी Cl का 1 मोल के लिए। तो ये गैस है। अब गैसीय अवस्था में Cl गैस ये भी है, तो क्लोरीन का वियोजन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl2 है, तो एक Cl से एकल बंध द्वारा बंधा रहता है, तो केवल Cl है, इसका मतलब क्लोरीन का वियोजन है। तो अब जो इसमें इसको तोड़ने में ऊर्जा लगेगी या ऊष्मा, उसको वियोजन एंथैल्पी कहेंगे। तो आबंध वियोजन एंथैल्पी कह रहा है, आबंध को तोड़ने के लिए। वियोजन का मतलब तोड़ना। तो कह रहा है इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी है। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी है। क्यों? क्योंकि Cl2 का 1 मोल लेना चाहिए, जबकि यहाँ पर आधा लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी होगी। तो हाफ डेल्टा बॉन्ड H0 = 121 किलो जूल प्रति मोल हो गया। ये जो है इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी है, क्योंकि Cl आबंध है तो 1 होना चाहिए, इसको आधा कर दिया। आधा क्यों किया? क्योंकि हमको 1 मोल Cl बनाना था, तो 1 मोल Cl गैस, तो आधा करके लिखा, तो 121 किलो जूल प्रति मोल आ गई। ये हाफ बॉन्ड एंथैल्पी है, आबंध हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसको ध्यान दीजिए कि आधा क्यों किया है, क्योंकि इधर हमको 1 मोल प्राप्त करना है। अब देखिए आगे देखते हैं। जब Cl हमें गैस के रूप में मिल गया तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकाला गैस के रूप में, तो Cl- गैस बन गया। ये आयन हो गया क्लोरीन, क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन परमाणुओं द्वारा ग्राह्य इलेक्ट्रॉन लब्धि, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग Na को निकाले थे तो Na ने इलेक्ट्रॉन खोया था, तो Na+ आयन बना था। तो ये सोडियम आयन की आयनन एंथैल्पी थी। यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है
कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रही है। प्राप्त करने का मतलब एक उपलब्धि हासिल किया है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि लिख रहा है। किस चीज की उपलब्धि है? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कितना है? डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा Eg H0 कितना है? 348.6 किलो जूल प्रति मोल, ये होगा हमारा। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपने एकक 3 यानी चैप्टर 3 में आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। वास्तव में ये पद ऊष्मागतिकी से ही लिए गए हैं। तो ये पद जो हैं, जो चैप्टर 3 में पढ़ाया गया था ये थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी से ही लिए गए हैं। पहले इन पदों की जगह आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता पदों का प्रयोग किया जाता था। तो पहले क्या होता था कि इन पदों की जगह हम लोग आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता पदों का प्रयोग करते थे। इसके लिए क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखते थे कि Cl की ज्यादा है और Na+ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसके लिए आयनन ऊर्जा नाम देते थे। पढ़िए चैप्टर 3 में दिया गया होगा। और देखिए आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में यहाँ भी लिख रहा है। अभी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले और जो दिए गए हैं उनको भी निपटा लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट में क्या हो गया कि Na+ आयन जो बना था गैस के रूप में और Cl- आयन बना जो गैस के रूप में, इसको मिलाया गया तो Na+ Cl- फिर से सॉलिड बन सकता है अगर मिला दिया जाए तो इन विभिन्न पदों का क्रम चित्र 6.9 में दर्शाया गया है। इसमें क्रम दर्शाया गया है। इस क्रम को वार्न हेबर चक्र कहते हैं। इस चक्र का महत्व यह है कि इस पूरे चक्र में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। पूरे चक्र में जो एंथैल्पी चेंज होता है शून्य होता है। क्यों? क्योंकि पहले हमने सॉलिड से देके शुरू किया और गैस तक गए, आयनन किया, और यहाँ पर 5वें बिंदु में फिर आयन से सॉलिड में आ जा रहे हैं। NaCl बनेगा तो फिर ठोस बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर थे वहीं पर खड़े हो गए, यानी अब इसकी ऊर्जा उतनी ही होगी एंथैल्पी जितना पहले थी NaCl की। तो जाहिर सी बात है कि जितना थी उतनी ही आ गई, तो परिवर्तन कितना हुआ? 0। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे घर से 50 मीटर दूर जाए और फिर हमारे ही घर में आ जाए तो विस्थापन कितना हुआ? 0। तो उसी प्रकार से इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तो हेस के नियम के अनुसार देखते हैं इसको। डेल्टा लैटिस H0 यानी जालक ऊष्मा, जालक एंथैल्पी, तो कितना हो जाएगा? इस सब पदों में जो है इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबको जोड़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए Na+ Cl- से फिर NaCl बना है। तो यहाँ पर एंथैल्पी को नहीं बताया गया है। वो एंथैल्पी कितना है? 411.2 है। 411.2 किलो जूल प्रति मोल है। ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिगर को आप देखिए तो सारी बातें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए लैटिस का मतलब है कि जालक ऊष्मा, और जालक का मतलब ये है कि हम लोग Na+ Cl- गैस से Na+ Cl- सॉलिड बना रहे हैं और पहले सॉलिड से ये गैस अवस्था में बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर देखिए, और फिगर से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि पहले हमको इस ठोस से गैस में बनाना है। तो ठोस से गैस बनने में कितनी ऊष्मा लगी, इसके बाद जब गैस फिर ठोस में बनेगा तो कितनी ऊष्मा निकली, क्योंकि गैस बनाने में लगेगी और फिर ठोस बनाने में निकलेगी। ठीक ना? तो अब इधर वाले जितने स्टेप हैं इनको सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। ध्यान देना है, जो तीर उल्टा है तो उसको पलट देंगे ताकि तीर एक ही तरफ रहे। इधर वाली तीर सब एक ही तरफ ऊपर की ओर रहेंगी,
इधर वाली तीर सब एक तरफ नीचे की तरफ रहेंगी, इसको ध्यान देना है। तो हमको सॉलिड से यानी ठोस से गैस बनाना है और आयन के रूप में बनाना है। यहाँ Na+ और ये Cl- आयन होना चाहिए। ये दोनों गैस के रूप में है, ये देखिए ठोस है, तो ठोस से पहले गैस बनाना है। तो इन स्टेपों में देखिए ये वाले स्टेप में तीर नीचे को है, बाकी सब में तीर ऊपर को है। तो अगर हम इस तीर को ऊपर को करेंगे तो हमने पढ़ा था कि तीर जब ऊपर को करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन लगा के सबको इधर जोड़ देंगे और ये उल्टा वाले को घटा देंगे, तो परिवर्तन निकल आएगा कि कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि हेस के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए साइन निगेटिव है, उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो -411.2 है, चिन्ह ये उल्टा किया गया है तीर, इसलिए पॉजिटिव हो गया है 411.2 प्लस इसके बाद वाला प्लस में है 108.4, तीर उधर को ही है तो साइन नहीं बदलेंगे, 108.4। फिर इसके बाद देखिए ये है, फिर ये है, पहले इसको लिख दिया है 121 किलो जूल प्रति मोल, तीर ऊपर को है, चिन्ह वही रहेगा, प्लस में 121। ये देखिए तीर ऊपर को है 495.6, तो प्लस में ही लिखेंगे 496 लिख दिया है, 495.6 को डायरेक्ट 496 लिख दिया है। अब देखिए ये तीर इन तीरों के उल्टा है, और जाहिर सी बात है कि पहले ये बना है फिर इससे ये बन रहा है, तो इसमें से ही ऊपर वाली तीरों में से नीचे वाली तीर की ऊर्जा को घटा देंगे। तो जो नीचे वाली तीर है तो -328.6 है, तो देखिए -328.6 लिखा है। तो कुल मिला के जोड़ना सब को है, और क्योंकि लैटिस निकालना है, और जो उल्टा वाला है वो अपने आप घट जाएगा। यहाँ पर देखिए है, तो इसकी तीर हमने नहीं उल्टा किया, क्योंकि यही बनना था, इसलिए ये माइनस में लिखा गया है। तो कुल मिला के जुड़ना सब है, इसके तीर नीचे को ही जाना है तो माइनस में लिख दिया गया। इसका तीर ऊपर करना था, क्योंकि ठोस से हमें गैस बनाना था, तो इस तीर को ऊपर को रखना था, तो इसको प्लस कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी यानी जालक एंथैल्पी आ गई +788 किलो जूल। अब देखिए कह रहा है NaCl यानी सॉलिड से Na+ गैस और Cl- आयन के लिए है, क्योंकि इस चित्र में देखिए Na+ और Cl- आयन बन रहे हैं गैसीय अवस्था में। यहाँ माइनस नहीं लगा है, माइनस कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इस प्रक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा इससे 2RT कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डेल्टा NNG = 2 होगा। अब कैसे होगा इसको देख लीजिए। देखिए NaCl ये हमारा सॉलिड है, इससे 2 बने, Na+ गैस के रूप में बना +Cl- गैस के रूप में बना। तो उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिकारक के गैस के मोल, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में माइनस रिएक्टेंट के। तो इधर कितने मोल है? 1 मोल Na+ 1 मोल Cl-, तो 2 मोल गैस है। और इधर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 मोल आ जाएगा। और
nRT होता है तो जाहिर सी बात है कि n हमारे 2 हैं तो 2RT हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इस प्रक्रिया के लिए कि आंतरिक ऊर्जा इससे 2RT कम होगी, क्योंकि डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 है, जो प्लस 783 किलो जूल प्रति मोल के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। तो आर की जगह एन लिख सकते हैं nRT, क्योंकि पीवी इक्वल टू nRT होता है। तो RT की जगह PV होता है, तो RT के साथ में n होता है, n का मतलब मोल। तो मोल कितने हैं? 2 गैसीय स्टेट में। डेल्टा एन जी हमने अभी क्या निकाला? 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर डेल्टा टी है। तो यहाँ पर 2RT होगा, अगर डेल्टा टी ना हो तो 2RT होगा। तो डेल्टा एच में 2 घट रहा है, 2RT कम हो रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए कह रहा है कि इस प्रक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा इससे 2RT कम होगी, 2RT घटेगा। मतलब जो हमारी लैटिस एंथैल्पी आई है, जालक ऊष्मा, इससे 2RT कम होगा। तो इसीलिए कह रहा है, क्योंकि डेल्टा एन जी 2 है तो 2 यहाँ रख देंगे, जो प्लस 783 किलो जूल प्रति मोल के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू और टी की वैल्यू अगर रख के निकाला जाएगा तो ये हमारा डेल्टा एच कितना आया है? 788। तो इसमें से घटेगा तो इतना आएगा, वो क्वेश्चन वाला बुक में कह रहा है कि अगर इतना घटा दिया जाए 2RT की वैल्यू तो ये आ जाएगा 783 किलो जूल प्रति मोल के बराबर होगी। अब कह रहा है कि अब हम इस जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलयन एंथैल्पी का परिकलन करते हैं। अब इस जालक एंथैल्पी यानी लैटिस एंथैल्पी जो निकली है, इससे विलयन की एंथैल्पी का परिकलन करते हैं। तो डेल्टा H0 सॉल्यूशन यानी विलयन की एंथैल्पी कितनी होगी सॉल्यूशन की? तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में गलत लिखा है काफ़ी, तो इसको सही कर लीजिए। ये लैटिस नहीं हाइड्रेशन होना चाहिए, हाइड्रेशन। तो अगर किसी विलयन की एंथैल्पी निकालना है तो लैटिस एंथैल्पी में उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को जोड़ देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लैटिस एनर्जी में हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हम जोड़ दें तो उसके लिए हमारे विलयन की एंथैल्पी निकल आएगी। अब इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है, देखिए विलयन की एंथैल्पी डेल्टा H0 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? लैटिस एंथैल्पी इक्वल टू 788 किलो जूल प्रति मोल है, ये हमने निकाला है। और प्लस इसमें जो है हम क्या जोड़ेंगे? इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, वो कितना है? माइनस 784 किलो जूल प्रति मोल है। संदर्भ पुस्तक से यानी किताब में इतनी लिखी गई है NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो उसी को हमने जोड़ा। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस में घट जाएगा, यहाँ प्लस है तो पूरा चिन्ह सहित रखेंगे तो वैसे भी माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +4 किलो जूल प्रति मोल। तो ये NaCl की विलयन प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए NaCl को जब विलयन बनाएंगे तो जालक उस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, विलयन की एंथैल्पी। तो विलयन की एंथैल्पी हो जाएगा, जालक एंथैल्पी 788 हमने निकाला है तो 788 किलो जूल प्रति मोल हो गया, माइनस जालक एंथैल्पी, ये पुस्तक में दिया है 784 किलो जूल प्रति मोल होती है NaCl के लिए, तो घटाया गया तो आ गया +4 किलो जूल प्रति मोल। तो बहुत कम आया है, तो इसलिए कह रहा है कि इस प्रकार NaCl सॉलिड की विलय प्रक्रिया में मतलब विलीन होने में, पानी में यानी विलयन बनने में बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो अब हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की एंथैल्पी। सिंबल क्या है? डेल्टा H0 सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं, विलयन एंथैल्पी डेल्टा H0 सॉल्यूशन।
तो देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है। देखिए हमेशा परिवर्तन की बात की जा रही है, वैसे कोई नहीं नाप सकता प्रैक्टिकली। जो चेंज होता है तो चेंज में पता कर लेते हैं कि इतने का चेंज हो रहा है, वही चेंज ही नाप सकते हैं। तो किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले अंडरलाइन करिए फिर देखते हैं। तो फिर से देखिए समझते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी यानी सॉल्यूशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल, देखिए एक मोल फिर लिया गया, को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में, जो सॉल्वेंट है उसकी निश्चित मात्रा हो में घोलने पर प्राप्त होता है। तो विलायक लेना है, कितना विलायक लेना है और उसमें जो है किसी पदार्थ के एक मोल को घोलना है। तो घोलने में जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वही हमारा विलयन एंथैल्पी कहलाएगी। फिर से पढ़िए परिभाषा, किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर प्राप्त होता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। Enthalpy of solution of a substance is the enthalpy changes when one mole of it dissolve in a specified amount of solvent। स्पेसिफाइड अमाउंट एक निश्चित मात्रा विलायक की ली जाए तो उसमें अगर एक मोल मिलाया जाए किसी पदार्थ का, निर्दिष्ट मात्रा का मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट, एक विशेष मात्रा, ध्यान देना है। देखिए कह रहा है अनंत तनुता पर विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ को विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाता है। तो अगर हम अनंत तनुता की बात करें कि बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट करते जाएं, तो कह रहा है अनंत तनुता पर विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ को विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाए। यानी विलायक हमारे पास जो हो, सॉल्वेंट उसकी इनफाइनाइट अमाउंट हो, अनंत मात्रा हो। जैसे एक तालाब में एक चुटकी नमक डाल दिया जाए, वह स्थिति बन जाए, जबकि आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य हो। ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान देना है कि आयनों के या विलेय के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य हो, मतलब इंटरेक्शन जो हो, आपस में जो क्रियाएं हो विलेय के अणुओं के बीच, वो एकदम नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य हो, तब ये अनंत तन्यता पर हम विलयन की एंथैल्पी की बात करेंगे। तो अनंत तन्यता पर विलयन की एंथैल्पी क्या है कि अनंत विलायक की मात्रा उपस्थित हो उसमें जब कोई पदार्थ मिलाया जाता है। तो वही देखिए फिर से पढ़िए, कह रहा अनंत तन्यता पर विलयन एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ को विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाता है। पदार्थ एक मोल ही हो, देखिए जब पदार्थ को विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाता है, जबकि आयनों के या विलेय के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य हो। यानी जो विलेय हैं उनमें अगर आयन के रूप में है विलेय या अणुओं के रूप में है विलेय, तो उनमें आपस में अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। अन्योन्य क्रिया का मतलब इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है तब इसके आयन क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं। तो जब हम किसी आयनिक यौगिक को किसी सॉल्वेंट यानी विलायक में घोलते हैं तब इसके जो आयन क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं। यानी जो क्रिस्टल जालक था आयन का, जब वो सॉलिड रहा होगा, तो जब किसी विलायक में घोल देते हैं तो वो टूटना शुरू होता है, तो नियमित स्थिति जो होती है उसको छोड़ देते हैं। यही सी बात है कि टूट टूट करके विलयन में मिलने लगेंगे, तब ये विलयन में अधिक स्वतंत्र होते हैं। जब टूट जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे, परंतु उसी समय इन आयनों का विलायकीकरण
भी होता है, यानी विलायक में ये मिलना शुरू हो जाते हैं। विलायक जल में जलीयकरण भी होता है, यानी विलायक जल में जलीयकरण। अगर विलायक हमारा जल है तो उसमें जलीयकरण होता है, यानी हाइड्रेशन जिसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। हाइड्रेशन इन केस सॉल्वेंट इज वाटर। तो जलीकरण इसी को हाइड्रेशन लिखा है। तो जलीकरण का मतलब हाइड्रेशन, यानी अगर पानी हमारा विलायक है तो हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब जो आयन होंगे लैटिस जालक के टूटने के बाद, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है तो आयन बनेंगे, तो उसके चारों ओर पानी चिपकने लगता है, उसी को हाइड्रेशन कहते हैं या जलीयकरण कहते हैं। इससे एक आयनिक यौगिक AB सॉलिड यानी ठोस है के लिए आरेखीय रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए जो इतना बताया है उसी को यहाँ पर फिगर बना करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि AB ये ठोस अवस्था में है, आयनिक क्रिस्टल है कोई, ठोस अवस्था में। अब जब इसको जालक एंथैल्पी के बराबर ऊष्मा दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि जालक एंथैल्पी के बराबर मिल गई, तो जालक टूटेंगे तो आयन बनेगा। तो देखिए A+ गैस के रूप में और B- गैस के रूप में। ये ठोस है, ये गैस के रूप में। लैटिस एनर्जी उसी को कहते ही है कि किसी ठोस को गैस की अवस्था में आयन में तोड़ दे तो उसी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि A+ और B- बन गया, यानी A+ आयन B- आयन और गैस अवस्था में। अब क्या होगा, इसी में क्या होगा कि जब हम इसको आयनीकरण के बराबर एंथैल्पी दे देंगे, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी दे देंगे, डेल्टा H0 हाइड्रेशन लिखा है, आयनिक जलीकरण इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में। तो डेल्टा हाइड्रेशन लिखा है H0 के साथ, तो जब दे देंगे तो इसके चारों ओर पानी चिपकने लगेगा, तो इसीलिए A+ एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब पानी, तो A+ एक्वस प्लस B- एक्वस। तो हमारी समझ से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि अतः जल में AB सॉलिड यानी AB ठोस की विलयन एंथैल्पी डेल्टा H सॉल्यूशन एवं जलीकरण एंथैल्पी यानी डेल्टा H हाइड्रेशन के मानों द्वारा इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो अगर हमको इसकी विलयन एंथैल्पी निकालना है ABS की, तो हमको देखिए विलयन एंथैल्पी यानी डेल्टा H सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन की निकल आएगी। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा H सॉल्यूशन यानी विलयन की एंथैल्पी बराबर डेल्टा H लैटिस यानी जालक एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन यानी जलीकरण की एंथैल्पी, दोनों को जोड़ दिया। अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए डेल्टा H सॉल्यूशन यानी विलयन की एंथैल्पी धनात्मक होती है। अधिकांश देखिए कह रहा है, पूरे को नहीं कह रहा, अधिकांश मतलब ज्यादातर। इसलिए अधिकांश यौगिकों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जाहिर सी बात है धनात्मक होती है, इसका मतलब कि हमारी जो निकाय है उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, तो मतलब उसमें ऊष्मा जुड़ रही है, तो जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि गर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अधिकांश यौगिकों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो यौगिक का विलयन नहीं बनता है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो ठोस हमारा आयनिक जालक आयनिक यौगिक है, ठोस क्रिस्टल यौगिक है, तो जब जालक ऊष्मा ज्यादा होगी तो विलयन में जब हम किसी विलायक में डालेंगे उसको, तो वो जालक एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि वो टूट ही नहीं पाएगा। तो जब टूटेगा नहीं तो घुलेगा कैसे। तो वही कह रहा है कि यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो यौगिक का विलयन बनेगा ही नहीं, यानी विलायक में घुलेगा ही नहीं, क्योंकि जालक एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि जो अणुओं, परमाणुओं या आयनों का जाल है, अगर आयनिक है तो आयनों का जाल है,
तो उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वो विलायक उपलब्धि नहीं करा पाएगा। तो बहुत से फ्लोराइड क्लोराइडों की अपेक्षा कम विलेय होते हैं। तो बहुत से फ्लोराइड ऐसे हैं जो क्लोराइडों की अपेक्षा कम विलेय होते हैं। एंथैल्पी परिवर्तनों के अनुमान आबंध ऊर्जाओं यानी एंथैल्पियों एवं जालक ऊर्जाओं यानी एंथैल्पियों की सारणी के उपयोग द्वारा किए जा सकते हैं। यही कह रहा है कि बहुत से फ्लोराइड क्लोराइडों की अपेक्षा कम विलेय हैं। कम विलेय है का मतलब फ्लोराइडों की जालक एंथैल्पी ज्यादा होगी, तभी नहीं विलेय हो पा रहे हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है तनुकरण की एंथैल्पी। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही।